अच्छा तो जनाब आज हम करेंगे मई जून 2025 पेपर टू। स्क्रीन शो हो रही है सबको? आई गेस हो रही होगी, सबको हो रही होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें सीधे सीधे खसूसियात जो बताने वाली हैं वो आपको मैं पहले से भी बता चुका हूँ, आप जानते भी हो उसको कि उसके अंदर आपके पास होता यह है कि आप एग्जैक्टली जब पेपर को सॉल्व करते हैं तो पेपर को सॉल्व करते हुए आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं। जैसे कि आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा और जहाँ पे उसने फ्रैक्शन मांगी है वहाँ पे फ्रैक्शन नहीं देनी है, जहाँ उसने डेसिमल मांगा है वहाँ पे आप डेसिमल को भी लीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी खसूसियात है कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने याद रखनी है। अच्छा, फॉर्मूला शीट आपके पास गिवन है, चलें पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द पैटर्न विद द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, ऑर्डर 4 की एक रोटेशनल सिमेट्री है, कंप्लीट द डायग्राम। अगर डायग्राम को कंप्लीट करना है बहुत सिंपल है कि अगर ये ऑर्डर ऑफ रोटेशनल 4 की सिमेट्री होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल एक जस्ट लाइक अ फैन, पंखे की तरह हो सकती है। पंखे के 3 पर हैं, उन 4 पर हैं या 3 पर हैं तो वो घूमेंगे तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री फिगर आउट हो सकती है। अब ये उसने बोला है कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 4 है, तो ऑर्डर 4 होने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब यहाँ पे इसका एक और पंखा भी होना चाहिए जो कि एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैं उसको बना देता हूँ। इस लाइन के दूसरी तरफ जो पंखा बना हुआ है वो लेंथ है उसकी, 2 बॉक्सेस को डायगनली कवर कर रहा है, तो मैं 2 बॉक्सेस को डायगनली कवर करके यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, अब इसके साथ जो शेप बना हुआ है, जो बॉक्स बना हुआ है वो दूसरी साइड पर बनेगा, यानी कि ये बॉक्स ये ऐसा होना चाहिए इस तरफ। ठीक है, हर के दूसरे किनारे पे, तो इसका मतलब इसका जो बनेगा वो इस किनारे पर बनेगा बॉक्स। तो मैं ये कर सकता हूँ कि इसको मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ इस वाले को, ये वाला बॉक्स हमारा ये ठीक है भाई, ये मैंने इसका रोटेशन सिमेट्री से ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। अच्छा, अब वो कह रहा है राइट 18। अच्छा, आपको देख के ऐसा लग रहा होगा ये बच्चों वाला पेपर है कोई बहुत, यार देखो लेकिन अब इस तरह के सवाल आएंगे आपके पास ना। राइट 18,012 इन फिगर्स, 18,012 इन फिगर्स, इस तरह से होगा। ठीक है, इसी तरीके से राइट डाउन द प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 30। तो 20 और 30 के बीच का कोई भी प्राइम नंबर फिगर आउट करना है, तो 20 और 30 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है 29 है, किसी और को 23 भी लग सकता है। एक ही प्राइम नंबर लिखना है, 23 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, सेम इसी तरीके से जब आप जाएंगे इसके ऊपर फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 1/9, तो 1/9 का जो रेसिप्रोकल होता है बेटा, देखो रेसिप्रोकल बहुत सिंपल है, वो आपके पास हो सकता है 9, बिल्कुल उसको आप इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो आपको रेसिप्रोकल फिगर आउट हो जाएगा। मीनवाइल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर यार ये क्या मैंने पेपर टू ही उठाया? हाँ पेपर टू ही उठाया है, इतना आसान पेपर। 175 उसने लिखा हुआ है 175 ml रेशियो विद 2.5 लीटर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास ये जो लीटर्स है, इस लीटर्स को अगर आप कन्वर्ट करें तो इसको आप एमएल में ले जा सकते हैं, वरना आप चाहें तो इस एमएल को लीटर में ले आएं। दोनों को रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए उनका जो स्टैंडर्ड पॉइंट है वो एग्जैक्टली क्या है कि आपके पास वो सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए से मुराद यूनिट सेम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा मेरे पास 250, ये हो जाएगा आपके पास एमएल। अब एमएल से एमएल हो जाएगा कैंसिल। अब ये है 175 और 2500, तो अब आप इसको कैंसिल कर लेंगे, फर्दर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए 5 3 15 हो जाएगा, 1 कैरी जाएगा, 2 कैरी जाएगा, तो 5 5 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 5 25 हो जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे। फिर आप इसको करेंगे 5 7 35 और 5 10 50 और ये जीरो हो जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट 7:100 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से डैन एंड एरिका एंड फटीक शेयर्स 540 इन द रेशियो ऑफ 4:5:3। अच्छा, ये रेशियो में मैंने जब चीज़ सिखाई थी तो मैंने कुछ इस तरह से बताया था कि भाई रेशियो ऐसे करना है हमेशा कि 4x पहले बंदे का रेशियो हो जाएगा, पहले बंदे का शेयर हो जाएगा डैन का, और फिर एरिका जो है एरिका का शेयर हो जाएगा 5x, और फिर आपके पास फटीक जो है उसका शेयर हो जाएगा 3x। तो 4x प्लस 5x प्लस 3x दैट मस्ट बी इक्वल टू 540। इसे 540 के बराबर होना चाहिए, और यहाँ से मैं x की वैल्यू को फिगर आउट करूंगा सबसे पहले। तो 5 और 3 8 4 12, 12x इक्वल टू 540 हो जाएगा, और x की वैल्यू अगर देखी जाए तो 540 डिवाइडेड बाय 12 है, तो 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14, जीरो हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा।
और 3 वन ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 45 हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो अब उसने पूछा है एरिका का शेयर आपको बताना है कि एरिका कितना रिसीव करती है। तो एरिका जो रिसीव करती है वो है एग्जैक्टली 5x, तो 5 इंटू 45 ये हो जाएगा आपके पास 5 5 से 25 और 5 20 225। ठीक है जनाब, इस वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं, हमसे लाइंस के बारे में पूछा जा रहा है। ये 3 पैरेलल लाइंस हैं जो एग्जैक्टली उसने हमें यहाँ पे शो करवाई हैं, 1 2 और 3। इनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल आ रहा है जो यहाँ से आ रहा है और एक ट्रांसवर्सल इनका यहाँ से आ रहा है। तो अब आपको फिगर आउट करनी है वैल्यू ऑफ एक्स। तो भाई वैल्यू ऑफ एक्स सबसे पहले निकालूं मैं अगर, तो ये वाला 128 है, तो ये 128 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये वाला एग्जैक्टली हो जाएगा 128। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 128 इज इक्वल्स टू 180, और x की वैल्यू जो है वो 180 माइनस 128 हो जाएगी। 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और 7 बचा हुआ है यहाँ पे, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। सो इट मस्ट बी 52। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास दिया हुआ y कैलकुलेट करना है। तो y कैलकुलेट करना बहुत आसान है। y वैसे तो 128 है, लेकिन किसी बच्चे को अगर ये बात समझ में नहीं आई तो मैं फिर बता देता हूँ। देखो बेटा, ये 128 है तो ये भी 128 होगा, ये भी 128 होगा, ये भी 128 होगा, ये भी 128 होगा, ये भी 128 होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एंगल जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसकी वजह ये है कि ये दोनों लाइंस भी एक दूसरे के पैरेलल थी, और ये वाली लाइन इनके लिए एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो अगर 128 यहाँ पर आ रहा है इस ट्रांसवर्सल के होने से, तो अब अगली दफा में ये ट्रांसवर्सल बनेगा तो ये दोनों एंगल्स आपके सेम हो जाएंगे, तो डेट विल बी 128। यहाँ उसने पूछा 6.1 मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर। 6.1 मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर आपको फिगर आउट करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है। देखो बेटे, 1 मीटर जो है वो हमेशा 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अब अगर आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो तो आप इस पर भी स्क्वायर लगाओगे और इस पर भी स्क्वायर लगाओगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 मीटर स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 6.1 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करने से वो हो जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तक पेपर 2 के अंदर 5 सवाल गुजर चुके हैं और मुझे कैलकुलेटर यूज करने की नौबत नहीं आई है, अब शायद आ जाए। यहाँ पे वो पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि ना सर्वे स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू चूज देयर फेवरेट टाइप ऑफ मूवी, द टेबल शोज द रिजल्ट। टेबल में आपको रिजल्ट दिया हुआ है, रोमांस उसने दिया 0.1, थ्रिलर उसने दिया अननोन, साइंस फिक्शन दिया 0.35 और अदर दिया 0.3। यार ये ऐसे हालात हो जाएंगे, मतलब पहले कहा जाता था कि इंटर के हालात में कि बच्चा कैसे पढ़ेगा जब गालिब की शायरी पढ़नी होगी, तो अब ये इस तरह की चीजें सवाल बच्चों से पूछ रहे हैं कि भाई बताओ मूवी का स्टैंडर्ड जेनरे क्या है और कितना प्रोबेबिलिटी दी हुई है, मतलब थ्रिलर, रोमांस और साइंस फिक्शन की। मतलब ये अब इस तरह से थोड़ी पढ़ाई होगी, बच्चा थोड़ी पढ़ेगा। फिर वो बोलेगा दिल लगा के पढ़ो, बच्चा बोलेगा दिल लगा ली, तो पढ़ाई कैसे होगी? कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टूडेंट चूजिंग थ्रिलर। ठीक है, अब आपको ये पता करना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है बेटा कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये सारी प्रोबेबिलिटीज जो है जब वो ऐड डाउन होंगी तो वो 1 के बराबर हो जाएंगी। अब एक चीज मिसिंग है इसके अंदर, वो थ्रिलर की है, तो वो मैं एक्स से एक्स, मतलब इसको मैं अगर 2 मिनट के लिए एक्स बोल दूं तो कोई मसला तो नहीं है। 0.1 प्लस एक्स प्लस 0.35 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 1। तो एक्स निकालने के लिए 1 माइनस 0.35 माइनस 0.3 माइनस 0.1, चलो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं कैलकुलेटर को भी पता चले कि मैं हूँ इस पेपर में अलाउड। ये आ रहा है 1/4 यानी कि 0.25, तो ये प्रोबेबिलिटी मेरे पास हो गई है 0.25। 500 students take a part in a survey, calculate the number of students who chooses a science fiction। तो आप क्या हो गया बेटा, 500 students take a part in a survey, 500 स्टूडेंट्स ने एक सर्वे में पार्ट लिया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूजेस साइंस फिक्शन, यानी कि उनकी तादाद पता करनी है जिनका साइंस फिक्शन आपको नजर आ रहा है। तो यार ये सिंपल है, 500 को आप डायरेक्टली 0.35 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे, जो कि एग्जैक्टली है मेरे पास 175। सही है। इसी तरीके से यहाँ पे वो पूछ रहा है क्रिस वांट्स टू एक्सचेंज $350 फॉर यूरोज एट द बैंक, द बैंक ओनली गिव्स यूरोज इन मल्टीपल्स ऑफ यूरो 5 यूरोज, द एक्सचेंज रेट ऑफ इज $1 to 0.92 यूरोज, कैलकुलेट नंबर ऑफ यूरोज ही रिसीव्स एंड एक्सचेंज फ्रॉम 350। अच्छा जी, अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि वो जो भी यूरोज देगा वो मल्टीपल ऑफ 5 होने चाहिए, तो पहले कन्वर्जन कर लेते हैं।
अगर पहले कन्वर्जन कर लेंगे तो डॉलर और यूरोस, तो $1 है 0.92 यूरोस के बराबर। तो अगर $350 होंगे तो कितने यूरोस बन सकते हैं? वी आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई देम। तो आपके पास हो जाएगा 350 इंटू 0.92, आपके पास हो जाएगा 322 यूरोस। 322 यूरोस, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगला जो है उसने कहा मल्टीपल ऑफ 5 में देंगे। तो मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 5 का मल्टीपल एक ही पॉसिबिलिटी में बन सकता है, यानी कि 320 यूरोस 5 के मल्टीपल होंगे। बाकी 2 यूरो मेरे पास बच जाएंगे जो कि 5 के मल्टीपल में नहीं आ सकता, ठीक है। क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप 320 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास टोटल 64 आ रहा है। इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है, पर 2 यूरोस नहीं है। अब ये 2 यूरोस जो एक्स्ट्रा बचे हैं इनको वापसी अपनी औकात पे लेके जाना है, यानी कि इनको डॉलर में ही उसको वापस कर देना है। तो हमने 320 यूरोस जो कन्वर्ट हुए थे वो तो यहाँ लिख दिए। अब $2 को वापस लेके जाता हूँ तो 0.92 सॉरी 2 यूरोस को, तो ये एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 0.92। ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 0.92 जो कि बराबर हो जाएगा आपके पास 2.18 डॉलर्स की, ठीक है। ये उसको चेंज वापसी मिलेगा भाई। 8वें सवाल में कह रहा है कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन। यार देखो, ऑक्टागोन का इंटीरियर एंगल निकालना है तो किसी भी शेप का इंटीरियर एंगल अगर निकालना होता है तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला होता है भाई, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। इससे तुम इंटीरियर एंगल को फिगर आउट कर सकते हो ऑक्टागोन पे, सही है। अच्छा, अब इसी तरीके से तुम्हारे पास अगली चीज क्या दी हुई है कि तुम्हें इसको फिगर आउट करना है और ऑक्टागोन के लिए साइड तुम्हारे पास 8 है। ये एक इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है, 8-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। तो 8-2 जब आप करेंगे तो 8-2 का मतलब हो जाएगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाई 8। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 245, 345, 3 इंटू 45 होता है 135, सही है भाई। यहाँ कह रहा है भाई कि ऑन द वेन डायग्राम शेड द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको फिगर आउट करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो उसको शेड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी के अलावा सब कुछ शेड हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी के अलावा, यानी कहने का मकसद ये हुआ कि मैं अपनी आसानी के लिए आपको करके दिखा रहा हूँ ऐसे, पर आप ऐसे मत कीजिएगा। मैंने जो है सब कुछ यहाँ पर शेड कर दिया, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी डायग्राम, ठीक है। और इस पूरी की पूरी डायग्राम के अंदर जो पार्ट शेड नहीं होना चाहिए था वो था बीच वाला पार्ट। मैंने रबड़ लेके इसको यहाँ से बटा, अबे ठीक है वो, नहीं भाई ऐसे नहीं हो सकता। आप सब कुछ शेड करेंगे और सिर्फ ये जो बीच वाला पार्ट है इसको छोड़ दें। ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो पार्ट है वो एग्जैक्टली यहाँ पर शेड नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने उसको मिटाने की कोशिश की, मिटने देता हूँ। अच्छा, वो आगे कह रहे हैं अगले सवाल के अंदर कि भाई इन अ क्लास ऑफ 22 स्टूडेंट्स, टोटल 22 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि टोटल आपके पास स्टूडेंट्स की तादाद है 22, ठीक है। अब आपके पास दिया हुआ 12 प्ले द पियानो, 9 प्ले गिटार, 6 डू नॉट प्ले द पियानो और गिटार, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ द पियानो एंड द गिटार। ओहो, तो भाई देखो 6 तो यहाँ आ जाएगा, ये वाली साइड को मैं जो है वो पियानो ले लेता हूँ और ये वाली साइड को मैं गिटार ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसके कॉमन पार्ट कितने हैं, यानी कि पियानो और गिटार में ऐसे कितने लोग हैं जो पियानो और गिटार दोनों बजा रहे हैं। तो इस वाले पार्ट को मैंने कह दिया एक्स। और पियानो की बात करूँ तो वो ये वाला पोर्शन जो है वो हो जाएगा 12 माइनस एक्स, और गिटार जो है वो ये वाला हो जाएगा 9 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब मैं सिंप्लीफाई करूंगा और कैलकुलेट करूंगा वैल्यू ऑफ एक्स को। तो 12 माइनस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 22, नहीं, यानी कि ओ एक चीज रह गई, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 22, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अभी हो जाएगा 12 प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 32, और ये हो जाएगा मेरे पास 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 59
क्या बदतमीजी कर रहा हूँ मैं। 12 + 9 + 6 इज 27। 27 - x इज इक्वल टू 32। अच्छा 22 है, सही है बस, ठीक है। 27 - 22 इज इक्वल टू x और x इज 5। सॉरी यार ये बात, थैंक यू। मैं ज़रा आगे निकल गया था तेज़ी में, मैं उसको 22 को 32 कर दिया मैं। अच्छा जी, ये वाला सवाल अभी छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि ये अभी तक हमने डिस्कस किया नहीं है, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस वाला क्लास के अंदर, जो कि अब हम अगले वीक में, इसी वीक में मतलब करने वाले हैं और ये खत्म हो जाएगा जल्दी। लेकिन ये छोटे छोटे से कुछ ही सवाल आपके बच रहे हैं, अगर आप देखें ओवरऑल पेपर के अंदर, तो आप सिर्फ 2-3 सवाल से दूर है। 2-3 सवाल हैं, वो भी बहुत सिंपल हैं, जो आप नहीं कर पा रहे, बाकी आपको पूरा पेपर आता है। वो आपका इस वीक में ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद मतलब अगले वीक में, तो फिर आपके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी, फिर आप पूरा पूरा पेपर कम्प्लीटली अटेम्प्ट करेंगे। Zaya invest 4,500 in a saving account. The account pays a simple interest at a rate of 3.2% per year. Calculate the value of the investment at the end of 5 years. सिंपल इंटरेस्ट मांगा है उसने। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अच्छा, वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया टोटल अमाउंट हम फिगर आउट कर लेंगे, उसे इंटरेस्ट नहीं मांग रहा हमसे। तो इंटरेस्ट अगर निकालते हैं तो वो होता है PRT/100। प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास है 4500। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपके पास रेट में 3.2 दिया हुआ है। टाइम आपके पास जो है वो उसने दिया है 5 साल, और डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो इंटरेस्ट आपके पास आएगा 45 × 3.2 × 5, 720। अब अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए आप ये करेंगे कि आप प्रिंसिपल में अपना इंटरेस्ट प्लस कर देंगे। तो प्रिंसिपल आपके पास है 4500 और इंटरेस्ट दिया हुआ है 720। 4500 प्लस 720 इज इक्वल टू 5220। ठीक है भाई, ये हो गया 5220। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? यहाँ तक मामला क्लियर हो गया? अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि आयशा इन्वेस्ट 2750 इन अ डिफरेंट सेविंग अकाउंट। द अकाउंट पेज अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 2.1% पर ईयर। आयशा इन्वेस्ट 2750 इन अ डिफरेंट सेविंग अकाउंट। 2750 जो है वो डिफरेंट सेविंग अकाउंट के अंदर आयशा जो है वो पुट कर रही है अपना। ठीक है, और अब जो है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है इस रेट के ऊपर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट शी रिसीव एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। इसमें उसने पूछा है कि सिर्फ तुम्हें इंटरेस्ट चाहिए। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P 1 + R डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर ऑफ T। यही सेम फॉर्मूला हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में भी इस्तेमाल करते हैं, और एक्सपोनेंशियल डिके में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो यहाँ पर माइनस हो जाता है। ठीक है, अब अमाउंट मुझे निकालना है। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 2750 दिया हुआ है, 1 प्लस जो है मेरे पास रेट एग्जैक्टली वो आ रहा है मेरे पास 2.1 डिवाइडेड बाय 100, और पावर लगी हुई उसकी टी मीन्स 3। $2926.91 ये मेरा आ गया अमाउंट, एंड दैट इज इन डॉलर्स। ये डॉलर्स का अमाउंट है। पर इसमें एक मसला ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल के साथ एड ऑन होकर आपको वैल्यू दे रहा होता है। तो आपको उस इंटरेस्ट को निकालने के लिए टोटल अमाउंट में से अपना प्रिंसिपल माइनस करना पड़ता है, जो कि था 2750 का। ठीक है, तो इसमें से आप 2750 जब आप माइनस करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा 176.91 डॉलर्स। ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। ये वाला क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे। अब आ जाए प्रोबेबिलिटी के सवाल। भाई देखो, प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है, बैग कंटेन 9 रेड काउंटर्स, 3 ग्रीन काउंटर्स, ली टेक 2 काउंटर्स फ्रॉम द बैग एट अ रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, कंप्लीट द ट्री डायग्राम। ओहो हो, विदाउट रिप्लेसमेंट दिया हुआ है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जो बैग से निकाला वो वापस बैग में नहीं डाला। ठीक है,
अच्छा, एक और चीज़ भी मैंने बताई थी कि ब्रांच प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। ब्रांच प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बराबर होती है? 1 के। तो अब अगर 8/11 है तो 8 माइनस 11, 11 माइनस 8 करते हैं तो हमारे पास बचता है 3। तो अगले वाले की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 3/11 होगी। मैं इसको डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ 1 माइनस 8/11 करके, वरना चाहूँ तो मैं यहाँ से ग्रीन काउंटर्स की क्वांटिटी को देख के भी बता सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी मेरे पास इस तरह से होगा कि 12 में से मैं अगर 9 निकाल दूँ तो मुझे मिल जाएंगे 3, तो ये हो जाएगा 3/12। अच्छा, अब ग्रीन के बाद अगर मैं एक और ग्रीन उठा लूँ तो ये हो जाएगा 2/11। तो 11 में से जब 2 निकालूंगा तो वो हो जाएगा 8, सॉरी 9, 9/11। सही। वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ काउंटर्स आर रेड। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे दोनों के दोनों लाल होंगे, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये पूरा एक फ्रेज है इसके आउटकम्स है। यानी कि आप इस ब्रांच के ऊपर जो जो प्रोबेबिलिटी है सबको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9/12 मल्टीप्लाई बाय 8/11, ठीक है। ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा हो जाएगा 6/11। तो फाइनल आंसर होगा 6/11। ठीक है भाई। अब आ जाते हैं सर्किल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर एस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, पी क्यू आर एस। कह रहा है ए पी बी इज टेंजेंट टू द सर्किल, ए पी बी टेंजेंट है, और कह रहा है एंगल एस पी बी इज 37, एस पी बी का एंगल आपके पास है 37। कह रहा है एंगल पी एस क्यू ये 85 है। कह रहा है फाइंड द एंगल पी क्यू एक्स, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। देखो बेटा, एक प्रॉपर्टी है, सिंपल प्रॉपर्टी है, और मैं आपको समझा देता हूँ क्या। कि आपको याद होगा कि हमने क्लास में काम किया था कि अबे सर्किल तो बनाओ, अबे हाँ, ये बन गया सर्किल। जब टेंजेंट के ऊपर टेंजेंट के कनेक्टेड पॉइंट से सर्कम स्क्राइबिंग ट्राइंगल बनता है, तो उस वक्त यहाँ पे बनने वाला जो एंगल होता है वो एग्जैक्टली यहाँ पर होता है, और दूसरे किनारे पे बनने वाला एंगल, इस तरफ बनने वाला एंगल जो होता है वो एग्जैक्टली इस तरफ होता है। ठीक है। तो अब कहने का मकसद ये हुआ कि भैया यहाँ पे बनने वाला एंगल वो एग्जैक्टली इस सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल में यहाँ पर जाएगा। ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पी क्यू एस है ये बेसिकली आपके पास है 37। और अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि भाई राइट द प्रॉपर्टी फॉर दैट थिंग, तो आपको सिर्फ ये लिखना होगा ए पी बी is a tangent to the circle and at P we are having a circumscribing triangle, so that is why ये वाला एंगल 37 के बराबर है। बस ये वर्ड याद कर लीजिएगा, सरकम स्क्राइबिंग ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, सरकम स्क्राइबिंग ट्राइंगल स्पेलिंग होती है इसकी ये मैंने लिख दिया होता। अब वो पूछ रहा है क्यू आर एस निकालना है। देखो भाई, क्यू आर एस जो है वो ये वाला एंगल है, ये वाला, ये अनेक एंगल, ये आपको फिगर आउट करना है। अच्छा, ये फिगर आउट करने के लिए हमें अमूमन अगर देखा जाए तो साइक्लिक क्वाड्रेटल के एस्पेक्ट के अंदर हमारे पास अगर ये वाले एंगल आ जाए तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एंगल होगा तो 180 से इसको माइनस करके एंगल पता चल जाएगा। ये एंगल मैं निकाल सकता हूँ, ये एंगल मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि मेरे पास पी क्यू एस का जो ट्राइंगल है उसमें 2 एंगल्स हैं और एक मिसिंग है। तो 2 अगर मुझे पहले से पता है और एक मिसिंग है, तो मैं सिर्फ एक काम ये करूँगा कि 180 में से मैं 37 को और 85 को माइनस कर दूंगा। तो 180 माइनस 37 माइनस 85 करने से ये हो जाएगा 58, ये वाला एंगल हो जाएगा 58 का। और ये जब 58 हो गया तो इसके सामने का जो एंगल है उसको निकालने के लिए मुझे सिर्फ इतना सा करना है, 180 माइनस 58, ये हो जाएगा 122, 122। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई परेशानी? अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये वाला सवाल है सीक्वेंस का, ये सवाल अभी हमने नहीं किया है फिलहाल, ये वही है अलजबरा में से रिलेटेड क्वेश्चन है, सीक्वेंस का जो अभी तक हमने नहीं किया। इसको नहीं करते। ये आ गया हमारा एक सवाल, इसमें है क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास दिया हुआ था पॉपुलेशन ऑफ द कीनिया इज 5.71 इंटू 10⁻⁷ पीपल।
बस बस। नहीं नहीं, क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ कीनिया is 5.71 into 10 raised to the power 7 people. The area of Kenya is 6 into 10 raised to the power 5 किलोमीटर पर स्क्वायर। अबे यार ये मेरी बेटी है, ये छोड़ती नहीं मुझे कहीं पे भी। द पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ द पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ कीनिया। देखो पॉपुलेशन डेंसिटी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे फिगर आउट होती है। ये सवाल वैसे तो वो आपको लिंक कर देगा फॉर्मूला, वैसे यहाँ से भी पता चल रहा है आपको। देखो पीपल डिवाइड बाय किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि पॉपुलेशन को डिवाइड करना होगा एरिया से, ठीक है, अगर डेंसिटी कभी फिगर आउट करनी है तो। वैसे तो ये डेंसिटी फिगर आउट करने के लिए एग्जामिनर हमेशा देता है, ये शायद 2025 में नहीं दिया हो, ये हमेशा होती है पॉपुलेशन अपॉन एरिया। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो टॉपिक है उसके अंदर ही इन्होंने एक ये नया सवाल बना के देना शुरू किया है कि जिसमें आपको ये डेंसिटी निकालनी होती है, ठीक है। तो ये कोई मतलब नई चीज़ है जो ये करवा रहे हैं आजकल बच्चों से, तो ये वो वाली चीज़ है। अब आपके पास पॉपुलेशन है ऑलरेडी, तो ये लिखी हुई 5.71 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 और एरिया जो है वो 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 5.71 जो है वो डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा 6 के साथ और वो बन जाएगा मेरे पास 0.952 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 5। अच्छा यहाँ पर उसने मुझे ये मेंशन नहीं किया है कि मुझे अपना जो आंसर है वो स्टैंड फॉर्म में छोड़ना है या मैं उसको सिंपली वे में दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये करूँगा कि यार मैं अपने इस आंसर को 0.952 जो है एक्जैक्टली 10 के ऊपर स्क्वायर है, तो मैं इसको कह दूंगा कि यार मेरी जो है वो 95.2 आ रही है, तो मैं सिंपल वे में आंसर को देना पसंद करता हूँ। ठीक है भाई। अच्छा अब ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर ये 17वां सवाल भी अलजेब्रा से रिलेटेड है, फंक्शंस का। और अब हमारा सवाल आ गया है जिसमें मीन कैलकुलेशन है। अच्छा अब ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ये क्वेश्चन जो है वो हम अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बॉस ये स्टार्ट करूंगा मैं तो ख़त्म नहीं होगा बॉस, तो टाइम लगेगा। मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिर मुझे बोलेंगे सर हमें तरावी में जाना था और आपने क्लास एक तो 7:30 बजे स्टार्ट की, हो जाएगा, हमें टाइम नहीं मिला, सही से हम अफ्तारी नहीं कर पाए और फिर हमें तरावी में जाना था। ठीक है, तो आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और ये यहाँ तक की वीडियो को जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली है वो ये वीडियो देख लीजिएगा अच्छी तरह से जाके, ठीक है। और उसी चैनल के ऊपर आपके पास सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मुझे बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।